नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस है। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, और इस दिन को कैरियर डे के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कैरियर डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है, यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद में अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी कैसे लगते हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी को राजस्थान ने ही पगड़ी, स्वामी विवेकानंद नाम और शिकागो की यात्रा से राजस्थान का एक गहरा जुड़ाव रहा है। वर्ष 1891 में संस्कृत का व्याकरण पढ़ने और 1897 में उनके सम्मान में आयोजित सभा के लिए दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर आए थे। स्वामी विवेकानंद जी का राजस्थान से गहरा नाता है। उनका नाम नरेंद्र से विवेकानंद, उनकी भगवा पगड़ी, उनको अमेरिका के शिकागो शहर में आने जाने की व्यवस्था, उनके संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके परिवार की आर्थिक चिंता उनके मित्र और शिष्य खेतड़ी महाराज अजीत सिंह जी ने की थी। उन्होंने माउंट आबू में भी कुछ समय रुककर रामेश्वरम की तरह भारत का ध्यान किया था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था, लेकिन उनकी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव राजस्थान का रहा है। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हिंदू धर्म की विजय पताका फहराने के बाद जब वो खेतड़ी आए तो उनके सम्मान में एक भव्य आयोजन रखा गया। एक नर्तकी ने नृत्य पेश किया तो स्वामी जी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, रुक कर क्या करूँगा। वे जाने लगे तो नर्तकी ने सूरदास का लिखा भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु नाम तिहारो, चाहा तो पार करो। भजन के बोल कान में पड़ने के साथ ही विवेकानंद जी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उन्होंने नर्तकी को माँ कहकर संबोधित किया और कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि भक्ति किस स्तर पर की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी पहले अपना नाम सच्चिदानंद रखना चाहते थे, लेकिन खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम रखने का सुझाव दिया। बाद में पूरी देश और दुनिया में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम बंगाल के थे तो वहाँ सिर पर पगड़ी नहीं बांधते। महाराजा अजीत सिंह के कहने पे उन्होंने सिर पर साफा बांधना शुरू करा। 1891 में मेडिटेशन के लिए माउंट आबू आए थे। विवेकानंद जी ने 1891 में माउंट आबू में चंपा गुफा में रुककर कुछ सप्ताह मेडिटेशन किया था। आज भी वहाँ लोग उस स्थान को देखने जाते हैं जहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद जी जयपुर 2 बार आए। एक बार 1891 में संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए और दूसरी बार 1897 में उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया था, तब जयपुर आए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को जानिए, यदि विवेकानंद को जान लिया तो पूरा भारत आपके समझ आ जाएगा। ये हमने छोटी सी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा की है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बहुत युवा थे और उन्होंने युवाओं में एक संदेश दिया संसार में भारत का परचम लहराने का। राजस्थान में सभी विद्यालयों में युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। क्योंकि आज रविवार है इसलिए विद्यालयों की छुट्टी है, इसलिए राजस्थान सरकार ने विवेकानंद जयंती सप्ताह प्रारंभ किया है, जो 11 जनवरी से और 21 जनवरी तक चलेगा। बीच में जो छुट्टियां रहेंगी, इसके अलावा जब भी विद्यालय खुलेगा तो स्वामी विवेकानंद, इसका एक शेड्यूल दे रखा है कि किस दिन क्या कार्यक्रम आयोजित करना है। स्वामी विवेकानंद जयंती सप्ताह ये मनाया जा रहा है। ये हमने चर्चा की स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में, और उनके जयंती को यानी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पर मनाया जाता है पूरे देश में, और विद्यालयों में इसे कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। कैरियर डे से अभिप्राय है
कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ने के बाद उनके सामने जो सबसे विकट समस्या खड़ी हो जाती है, वो समस्या है उनके करियर को लेके, उनके भविष्य को लेके, कि 12वीं पास करने के बाद वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या क्या सरकारी नौकरियां लग सकते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जो बच्चे आर्ट्स से हैं यानी कला वर्ग से हैं, वो कौन कौन सी सरकारी नौकरी लग सकते हैं। जो विज्ञान वर्ग से हैं, वो कौन सी सरकारी नौकरी लग सकते हैं। और जिनके 11वीं 12वीं में गणित विषय है, वो कौन कौन सी सरकारी नौकरी लग सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है, वो 12वीं पास करने के बाद स्नातक कर सकते हैं। स्नातक से मेरा अभिप्राय है बीए कर सकते हैं, या फिर वो 12वीं पास करने के बाद एसटीसी कर सकते हैं, जिसको डीएलएड के नाम से जानते हैं। ये L1 का शिक्षक बनने के लिए एसटीसी कर सकते हैं, गांव में एसटीसी के नाम से लोकप्रिय है। डीएलएड की परीक्षा ये 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आप कर सकते हैं। इससे आप तृतीय श्रेणी के अध्यापक बनेंगे L1 के। L1 से अभिप्राय पहली से 5वीं पढ़ाने वाले शिक्षक सरकारी स्कूलों में आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के बाद आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, राजस्थान की या भारत सरकार की। स्नातक करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। अच्छा, 12वीं पास करने के बाद आप 4 ईयर बीएड प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जैसे बीए बीएड के नाम से जानते हैं। ये 4 साल का प्रोग्राम होगा। अब इसमें आपका स्नातक भी होगा और बीएड भी होगा। ये प्रोग्राम आजकल चल रहा है। बीए के बाद भी आप 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, और इससे आप वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी। इस तरह से आप 4 ईयर बीए बीएड या फिर बीए करने के बाद 2 साल की बीएड करने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भी बन सकते हैं L2 के, और यानी 6ठी से 8वीं बनने वाले पढ़ाने वाले शिक्षक भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप बन सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक। इस कला वर्ग के अभ्यर्थी बीए बीएड के बाद एमए कर सकते हैं, और एमए करने के बाद एमए बीएड से आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं राजस्थान सरकार में। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दे सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसे सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी। और आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं संबंधित विषय में, जिसमें आपने एमए किया है उस विषय में आप पीएचडी कर सकते हैं। इससे आप किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर सेट नेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद आप कॉलेज शिक्षा में भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी जो कॉलेज लेक्चर का पद था उसे आजकल सहायक प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। समय समय पर भर्तियाँ आती है और ये तैयारी आप कर सकते हैं। ये हमने चर्चा की है कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी भी एसटीसी कर सकते हैं, यानी डीएलएड कर सकते हैं, या फिर 4 ईयर प्रोग्राम बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये उनके शिक्षक बनने के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग से 12वीं पास की है, वो चिकित्सक बन सकते हैं, यानी डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आप 4 ईयर का एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस के बाद में आप एमडी भी कर सकते हैं, यानी किसी भी एक स्पेशल क्षेत्र में सर्जन या विशेषज्ञ चिकित्सक बन सकते हैं। विज्ञान वर्ग में यानी आपके पास बायोलॉजी है, तो आप ये बन सकते हैं। डॉक्टर बनने का आपके पास मौका है। अब हम चर्चा करेंगे कि गणित विषय के विद्यार्थी जो 11वीं 12वीं में गणित विषय है, वो किस प्रकार से कैरियर बना सकते हैं। गणित विषय के अभ्यर्थी बीटेक कर सकते हैं, आईआईटी से कर सकते हैं, या जो भी राज्य स्तर की कॉलेज हैं इनसे कर सकते हैं। और आप जलदाय विभाग में, पीडब्ल्यूडी में या बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर यानी जेईएन या एईएन बन सकते हैं। ये एक कैरियर की संभावना है। इसके अलावा यूपीएससी भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से एक अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन करती है। उसमें आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियों में भी इंजीनियरिंग को रोज़गार के अवसर हैं, लेकिन उतने रोज़गार के अवसर अब इंजीनियरिंग में नहीं बचे हैं जितने पहले थे, या हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो संभावना, प्रोबेबिलिटी
इंजीनियरिंग में धीरे धीरे कम हो रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी बहुत कम उम्र में नौकरी लगना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, और जिनको बड़ी नौकरी लगनी है उनको क्या करना चाहिए। तीनों वर्गों के अभ्यर्थी ही जो जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं, भारतीय सेना में नौकरी कर सकते हैं, अग्निवीर में भर्ती हो सकते हैं। राजस्थान सरकार पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करती है, CET 12वीं लेवल का और स्नातक स्तर का। इन पात्रता परीक्षाओं के बाद में विभिन्न प्रकार की अन्य नौकरियां हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सबसे अच्छा जो राजस्थान में नौकरी पाने का तरीका है या सबसे बड़ा ओहदा आप पाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित पात्रता स्नातक है, यानी आपको BA BSc होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष चाहिए। इसमें आप उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, विभिन्न प्रकार के बड़ी सरकारी नौकरियां लग सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कई अभ्यर्थियों की दुविधा रहती है कि कभी वो केंद्र सरकार का फार्म भर देते हैं, कभी राज्य सरकार का फार्म भर देते हैं। ऐसे में उनको इससे बचना चाहिए। या तो वो राजस्थान सरकार की नौकरियों की तैयारी करें जिससे उनका राजस्थान GK कंप्लीट हो, और या वो भारत सरकार की नौकरियों की तैयारी करें। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप SSC की तैयारी करें केंद्र सरकार की, या फिर आप तैयारी करें UPSC की। अगर ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की या फिर RPSC की तैयारी करें, जिससे आपको सामान्य ज्ञान में सुविधा रहेगी। क्योंकि आप राजस्थान की तैयारी करते हैं तो आपको राजस्थान GK पढ़ना है, और केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं तो आपको भारत का GK पढ़ना होगा। इस तरह से सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि वो युद्ध स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। अगर वो तैयारी करेंगे तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। अध्ययन में नियमितता ही किसी भी विद्यार्थी को सफलता दिलाने के लिए अत्यावश्यक है। पहली और आखिरी सीढ़ी अध्ययन में नियमितता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को पढ़ते दिन नियमित अध्ययन करना चाहिए और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको पुस्तकों से प्रेम करना होगा, और नियमित रूप से पुस्तकों से प्रेम करने पर आप एक दिन जिंदगी की इस जंग को जीत पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को विवेकानंद जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।